Hydropower projects in Himachal are one of the most important power sectors, and it is also considered one of the most important source of revenue generation here. It is based on the perennial Himalayan rivers and not only fulfill the needs of the state but also in the entire North Indian region, especially with respect to irrigation, electricity and drinking water usage. So hello students, welcome to Raj Malhotra IAS and the Target HPS 2026 series, in which today we are going to discuss another important topic of HP Journal Studies which associated with the power energy sector. So today we are going to discuss about the status of hydropower energy in Himachal Pradesh, their growth, their potential and also the source of revenue generation. So let's start. So students, if we are discussing about the potential of Himachal Pradesh or the status of hydropower projects in Himachal, so let us see this important data. अगर हम इस टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल के इंडेक्स में देखें सो अराउंड 27,436 मेगावाट हार्नेस कैपेसिटी है हाइड्रो पावर की. हालांकि सोफा वी आर कैपेबल टू मैनेज अराउंड 10,500. ऑलराइट, अगर नेशनल पोटेंशियल का हम देखें तो हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई 25%. द टोटल हाइड्रो पावर एनर्जी सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूटेड दैट मच. अदर देन दिस हार्नेस अगर हम कैपेसिटी देखें, जैसा मैंने कहा भाई 10,519 मेगावाट है, हालांकि क्षमता जो है वो 27,436 मेगावाट की है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पहलू है कि भाई स्टेट का इसमें शेयर क्या है, जिसकी डिमांड लंबे समय से सरकार कर रही है कि बढ़ाया जाए. तो स्टूडेंट्स यहां पर हम शेयर देख सकते हैं. हिमाचल का जो शेयर है 7.6%, ऑलमोस्ट 800 मेगावाट तक ही हम फायदा ले पा रहे हैं. रेस्ट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. 92.4% सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें शेयर रहता है. अगर हम बात करें भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहां पर जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो 3 प्रोजेक्ट्स इसमें आप गिन सकते हो. नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है आपका, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट है, सैंज डैम है. ये 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. इसके अलावा तो सीरीज ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स हमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं. अगर हम ये बात करें भाई विच आर कंसिडर्ड द की डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर हमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो इसमें हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, शिमला, मंडी एंड साथ ही साथ चंबा डिस्ट्रिक्ट. यहां पर आपको मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे. यस ऑफ कोर्स बिलासपुर भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि भाखड़ा जो आपका प्रोजेक्ट है इट इज लोकेटेड, या गोविंद सागर जो हमारा डैम है इट इज लोकेटेड इन दी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. ऑलराइट, कांगड़ा में भी हालांकि हमें ब्यास रिवर पर पोंग डैम देखने को मिल रहा है. सो दीज आर दी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जहां पर हमें हाइड्रो पावर के बेसिस देखने को मिलते हैं. अगर हम रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को यहां पर एनालाइज करें भाई किस रिवर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का अभी तक, सो इट इज सतलुज रिवर लीडिंग विद 13,332 megawatt, around 48.6% of total harness capacity. All right, सभी रिवर्स का. Followed by Vyas River 5,995 megawatt, 21.8% जो है हार्नेस कर रही है. Followed by Chenab River 4,032 megawatt, जो कि शेयर है 14.7%. इसके बाद रावी नदी 3,237 11.8% हार्नेस कर पा रही है, और यमुना सबसे कम 840 मेगावाट 3.81 हार्नेस कैपेसिटी है. तो अगर आप सभी को देखेंगे तो आप क्या एनालाइज कर रहे हो, हिमाचल का डाटा हमने भी क्या पढ़ा 7.6% ही हम फायदा ले पा रहे हैं, तो वो तो यमुना के टोटल हार्नेस कैपेसिटी से भी कम है. ठीक है, सो इस पर इसीलिए लंबे समय से डिबेट है एंड द गवर्नमेंट वांट हमारा शेयर जो है, हमारा जो कंट्रोल है उसको बढ़ाया जाए. चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइड्रो पावर सेक्टर से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की. ठीक है, या कंट्रीब्यूशन जो है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट एरियाज में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, उनको समझते हैं. चाहे वो टूरिज्म को बूस्ट करने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो हिमाचल प्रदेश में ये पेरिनियल रिवर्स हैं, ये 5 चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, इन पर हमें ये हाइडल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं. इनकी बहुत सी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उन पर भी छोटे छोटे बहुत से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे. अगर हम प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से,
ये 2024-25 का डाटा है भाई। HPSEBL ने हिस्टोरिक प्रॉफिट कमाया है, पहली बार सरप्लस, और ये नंबर है 315 करोड़। सो इट्स अ ह्यूज, वी कैन से दैट कि हाइड्रो पावर एनर्जी जो है सरप्लस में जो है इनकम दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पावर सेल्स रेवेन्यू की, तो 300 करोड़ का जो रेवेन्यू है 31 दिसंबर 2025 तक जो है कमाया है। जो टारगेट था 206 करोड़, उससे कहीं अधिक है, ये कहीं ज्यादा है। हार्नेस कैपेसिटी जो है 10,519, उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। नाउ द नंबर इज 781 मेगावाट। हालांकि स्टिल वी हैव टू गो लॉन्ग वे ऑफ द टारगेट जो है 27,436 मेगावाट का कैपेसिटी का, उससे तो अभी बहुत कम है, आधे से भी हम पीछे हैं। ऑलराइट, मेजर सोर्सेस के बारे में मैंने बात कर ली, जिसमें नाथपा झाकड़ी जो है इसमें हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है प्रॉफिट इन। पार्वती जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसमें भी काफी गेन्स देखने को मिल रहे हैं। नई पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई है, जिसके बारे में वाटर सेस के कंटेक्स्ट में मैं बात करूंगा, ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं थोड़ा सा यहां पे जिक्र कर लेते हैं। न्यू रेवेन्यू मेजर्स हैं, 2% एनुअल सेस ऑन लैंड टारगेट, और जो टारगेट इसमें है इसके माध्यम से 1800 करोड़ प्रॉफिट कमाने का है। ठीक है जी, क्योंकि हमारा गोल है 2026 तक ग्रीन स्टेट जो है बनने का। पहले 2025 डिक्लेरेशन था इसका, 2026 तक जो है भारत पूरे हिमाचल पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। चलिए, सो उसी के तरफ बढ़ते हुए हमारे ये कदम है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द वाटर सेस इनिशिएटिव। सो अकॉर्डिंग टू द वाटर सेस, हिमाचल प्रदेश वाटर सेस एक्ट 2023 के तहत कुछ नियम कानून थे जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया है, जिसको हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर। ठीक है, सो नाउ दे आर लीगल चैलेंजेस कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड। और अभी जो रिसेंटली हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, स्पेशली आरडीजी में भी प्रतिबंध हमें देखने को मिल रहा है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ आरडीजी। तो उसके बाद जो है स्टेट ने वाटर सेस से संबंधित जो है नए नियमों को लागू करने की बात करी है, ठीक है, जो कि इफेक्टिव होंगे। सो लैंड बेस्ड सेस की यहां पर बात करी गई है। 2% एनुअल सेस ऑन हाइड्रो पावर लैंड, जो भी हाइड्रो पावर लैंड होगी उस पर 2% सेस लगेगा, और इससे ये टारगेट है कि 1800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा भाई रॉयल्टी एडजस्टमेंट्स की भी बात करी गई है, और कड़छम बांगटू में जो 12% रॉयल्टी ली जाती थी उसको बढ़ा के अब 18% जो है की डिमांड यहां पर राज्य सरकार कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और इससे तकरीबन 150 करोड़ का और मुनाफा इस प्रोजेक्ट से होगा। So these are the some changes which the government of Himachal wanted to make changes, स्पेशली जब हाई कोर्ट ने चैलेंज किया वाटर सेस पॉलिसी को, उसके बाद से। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इट हेल्प्स टू एम्पावरिंग लीव्स एंड फ्यूलिंग द फ्यूचर। सो सिग्निफिकेंट टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हियर। हाउ? देखिए, हाइडल पावर जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, या इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं जिसमें आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में प्रेफरेंस इज गिवन टू द लोकल्स। आप कभी भी देखिएगा जहां कहीं भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगते हैं वहां पर लोकल्स को बहुत सी जॉब्स जो हैं वो दी जाती हैं। साथ ही साथ हाइडल प्रोजेक्ट्स के सराउंडिंग में जो है बेटर टूरिस्ट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। सो लेट अस डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जैसे एम्प्लॉयमेंट, जो अभी तक लूरी स्टेज 1 HEP प्रोजेक्ट का अगर मैं एग्जांपल आपके दूं एक केस स्टडी के तौर पे, सो अप्रॉक्स ये माना गया है 2000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो कंस्ट्रक्शन फेज में ही लोगों को मिली है। इसके अलावा यहां पर जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, और जिसमें काफी लोगों की सहभागिता रही, और तकरीबन ये माना गया कि 8 से 20 लाख जो है कंट्रीब्यूशन रहा है जॉब डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक अबाउट द नेक्स्ट। सो एनर्जी जनरेशन 7,000 या 758.28 मिलियन यूनिट जनरेट होंगी एनुअली, तो इससे भी जो है इनकम जनरेशन होगा। एडिशनल बेनिफिट भी देख सकते हैं भाई, 100 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी 10 सालों के लिए, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट से अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो प्रोजेक्ट लगता है
तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ऐसे परिवार जो हैं, जो भी किसी भी रूप से प्रभावित हैं, उनको ये यूनिट्स फ्री दी जाएंगी 10 सालों के लिए, और 40 सालों का साइकिल है इस प्रोजेक्ट का, अगर हम इसी प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में बात करें। ठीक है जी। सो मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट। एंड इसके अलावा भी बहुत से इनिशिएटिव जो हैं SJVN के द्वारा भी लागू किए जा रहे हैं, जैसे कि बूम इनिशिएटिव, और मुख्य रूप से शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इससे फायदा ले रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन में भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन ओपनिंग रिमोट एरियाज एंड ट्रांसमिशन लाइन, जहां जहां हाइडल प्रोजेक्ट्स बने हैं रिमोट एरियाज में, वहां ट्रांसमिशन ग्रिड लाइंस बिछी हैं, रोड्स बेहतर हुए हैं, और इसका फायदा सिर्फ हाइडल प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में ही नहीं हुआ है, वहां के जो भी लोग सराउंडिंग में रह रहे हैं उनको भी इनका फायदा मिल रहा है। ठीक है। तो रोजगार के साथ साथ अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज हैं वो भी बेहतर हुई हैं बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स इन दिस रीजन्स। लोकल इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट बढ़ा है। ठीक है ना। लोकल इकोनॉमी जो है उसको इसमें हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन या टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, या हाइडल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें, या मेंटेनेंस की बात करें, सभी कंटेक्स्ट में जो है इकोनॉमी, लोकल जो इकोनॉमी है उसको फायदा मिल रहा है। इसके अलावा रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रहा है भाई, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज के माध्यम से, जैसे कि हम बात करें LADF या CSR जैसी, जैसे हम कहते हैं भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आती हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करती हैं, तो इनको अपने कंपनी एक्ट के माध्यम से 2% जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। डिटेल में मैं आगे इस पर बात करूंगा। ठीक है जी। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको पार्वती प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं हम सैंज वैली में। तो इस प्रोजेक्ट में जो था इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट कैसे हुई है, 520 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट था। 2014 में इसको जो था कमीशन किया गया था। तो इसके वजह से ना 88 किलोमीटर का यहां पर इस पूरे रीजन में रोड्स बने हैं और 15 ब्रिजेस बने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्वती प्रोजेक्ट। ऑलराइट। एक्सेसिबिलिटी के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं कनेक्टिविटी फॉर विलेजेस, जैसे कुछ बड़े एक्सट्रीम जो आपके लोकेशन थी, जैसे कि मनहम, बनाऊ, सपनगिणी, तलारा, इन रीजन्स तक जो है रोड कनेक्टिविटी बनी है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ का NH21 है उसकी कनेक्टिविटी भी और बेहतर हुई है। अब जो लोकल सैंज वैली में हॉर्टिकल्चर है, स्पेशली एप्पल जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको अपना एप्पल जो है NH21 के माध्यम से सेल आउट करने में बहुत आसानी हो रही है, जो कि पहले दिक्कतें आती थी उनको। ठीक है जी। तो ये फायदा मिल रहा है भाई। इसके अलावा लोकल डेवलपमेंट्स भी हुआ है, जैसे कि वाटर सप्लाई, क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट्स लिखेंगे तो वाटर सप्लाई बेहतर होगी, स्कूल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी बेहतर होंगी CSR जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से। ठीक है। तो ये हम बड़ा फाइन एग्जाम्पल ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कि हाइडल प्रोजेक्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने में बाय वेरियस मीन्स वी कैन से दैट इट प्ले अ की रोल। Talk about the next. So भाई अदर देन दिस हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक लोकल प्रोस्पेरिटी को लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हो सकता है मेंस में ना कभी आपको स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चन आ जाए, हाउ द हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल बूस्ट द इकोनॉमी या क्रिएट प्रोस्पेरिटी फॉर लोकल्स। ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल अगर आता है तो नाउ यू कैन रिस्पोंड दैट। अभी हमने बात करी लोकल एक्सेसिबिलिटी को बेहतर किया है, रोड ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हिली रीजन जो है वहां पर एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। ठीक है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। ये इसके अलावा हमने देखा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के जो सोर्स हैं वो भी बेहतर हुए हैं इन रीजन्स में, और जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पहाड़ी रीजन का वो भी बेहतर हुआ है। ठीक है। तो इकोनॉमी बूस्ट भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के साथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, जब हिल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनते, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है हाइडल प्रोजेक्ट्स की वजह से ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आप गोविंद सागर रीजन में जाएंगे बिलासपुर के सराउंडिंग में, तो प्रॉपर्टी रेट्स वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है। कारण क्या है भाई, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बना है, टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत बढ़ गया है, होटल्स, होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स या अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे रोजगार के अवसर जो हैं इस रीजन में क्रिएट हुए हैं।
तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन यहां पर हो रहा है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट टैक्सेस भी सरकार को मिलते रहेंगे और क्रूशल फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा लोकल्स के लिए भी ना इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्रो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं पिशरी का, फिश फार्मिंग इज द फाइनेस्ट एग्जांपल इन दिस कंटेक्स्ट, या हम बात कर सकते हैं होटल रेस्टोरेंट स्टोर जैसे बिजनेसेस का खुलना यहां पे। ठीक है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट जो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स यहां पर हैं वो इंस्टॉल हमें होते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ दीज हाइडल प्रोजेक्ट इन दीज और एंटायर रीजन। चलिए, तो ये तो हमने लोकल प्रोस्पेरिटी के कंटेक्स्ट में बात करी। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा मैंने अभी पहले आपसे कहा कि कंपनीज एक्ट 2013 का ये कहना है कि जो भी नेट प्रॉफिट किसी कंपनी को होगा उसका 2% जो है एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सी कंपनियां जो है बहुत बेनिफिट यहां से लेकर जा रही हैं। मैं उदाहरण भी दूंगा आपको। ठीक है, प्राइमरी इनके जो सेक्टर रहते हैं वो है हेल्थ सेक्टर, जो भी मोबाइल आपके रीजन्स हैं वहां पर मेडिकल यूनिट्स इंस्टॉल करी जाएं। एजुकेशन जिसमें स्कूल, लाइब्रेरी, स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करे जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा जाए इन रीजन्स का, रोड, ब्रिज, कम्युनिटी सेंटर्स, ठीक है, या लोकल जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये हम बड़ा उदाहरण इस कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहां पे SJVN का, सतलुज जल विद्युत निगम का 2024-25 में 31.24 करोड़ जो था ये SJVN द्वारा खर्च किया गया है फॉर हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और तीसरा ये लगातार है कि ये एक विश्वकर्मा अवार्ड दिया जाता है। लगातार 3 सालों से ही इस अवार्ड को SJVN जीत रहा है अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे करके। ऑलराइट, सतलुज जल जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। सतलुज संजीवनी सेवा इनिशिएट करी गई है, या फिर स्किल देव या फिर इंफ्रा जैसे प्रोजेक्ट जो हैं इनिशिएट किए गए हैं SJVN द्वारा। टॉक अबाउट इसके अलावा भी NHPC, GMR, JSW ये भी इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे वो उत्तराखंड है, हिमाचल है, अपने रोल को प्ले कर रहे हैं बाय हेल्पिंग बाय दीज ऑल मीन्स। जैसे स्कूल्स को रिपेयर करना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना। अब इससे क्या होगा, ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होगा इस रीजन का। ऑलराइट, सो ये हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंटेक्स्ट में बात कर ली। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू शेयरिंग फॉर लोकल कम्युनिटीज। सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी प्रॉफिट हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से हो उनका फायदा लोकल्स को भी मिलना चाहिए। कैसे मिल रहा है, क्या इसके लिए प्रावधान है, उन पे बात करेंगे। सो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, LADF किसे कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन फेज में 1.5% जो है जो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है वो लगाया जाएगा रोड, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पर्टिकुलर रीजन के। मान के चलिए कि सिराज वैली में ये प्रोजेक्ट लगता है, तो सिराज वैली के सराउंडिंग रीजन में जो भी टोटल बजट होगा उसका 1.5% जो होगा वो लगाना पड़ेगा। ऑप्शनल ऑपरेशनल फेज जब होगा तो 1% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू जो होगा, मतलब अगर 100 रुपया कमा रहे तो एक रुपया जो है वो वहां के वेलफेयर के लिए जाएगा, ये इस फंड में जाएगा, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अभी इंस्टॉल करने की बात सरकार ने करी है। ठीक है, स्पेशली जब RDG डिसकंटिन्यू किया गया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट डिसकंटिन्यू की गई भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों की, तो हिमाचल भी उसमें से एक है और हिमाचल के बजट का 12.71% जो था इस पर डिपेंड था, तो बड़ा प्रभाव इस पे पड़ा। इसके बाद सरकार ने ये कहा कि अब हम लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लागू करेंगे और हम 2% एनुअल इसमें चार्ज करेंगे। और हमने अभी बात करी कि इससे 1800 करोड़ जो है मुनाफा होने की संभावना सरकार को दिख रही है। तो ऑफ कोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे पार्वती प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने अभी पहले ही बात कर ली थी, ठीक है ना, कि पंचायत इक्वालिटी इसमें बड़ी है, लोकल पंचायत को इन्वॉल्व किया गया है बेनिफिट में, शेयरिंग में, और इसके अलावा फ्री पावर रॉयल्टी भी दी गई है। जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट
और इसको और प्रमोट करने की बात करी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे बेहतर इन रीजन्स का हो सकता है, बेसिक एमिनिटीज और कैसे बेहतर यहाँ के लोगों को मिल सकती है। ठीक है जी, तो दीज आर सम ऑफ दी वी कैन से दैट पावर शेयरिंग गोल। सो ये कुछ टॉपिक था बच्चों हाइडल प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में। हमने समझा कि हाइड्रो पावर सेक्टर इज वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर, हमारी इकोनॉमी का भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये। इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लोगों तक और बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हार्म द इन्वायरमेंट, और जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हाइडल प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। बट कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अप्रोच करेंगे तो हम बेहतर जो है सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और नकारा भी नहीं जा सकता हाइडल प्रोजेक्ट्स को भाई, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर है ये हिमाचल की इकोनॉमी का। ऑलराइट, सो एट द एंड ऑफ द टॉपिक एक सवाल आपके मेंस ओरिएंटेड है। आई होप इस सभी डिस्कशन के आधार पे इस सवाल का आंसर आप कर पाए। So discuss the hydropower potential of Himachal Pradesh and examine how the state's hydropower resources contribute to its revenue generation. तो चलिए स्टूडेंट, अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।